हेलो स्टूडेंट्स, लाइट के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो इस बारे में हमने बात की थी। तो आज से हम सिलेबस की बात करेंगे, जो हमारे 10th क्लास का सिलेबस है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 10th क्लास के लेवल में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यही दोनों फिनोमेना पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मुझे लगता है कि 8th क्लास में आप सब ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा होगा और डेफिनेशन भी सबको पता होगी, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन अ लाइट रे बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यही डिफाइन करते थे ना। कोई शाइनी सरफेस है, मिरर कह सकते हैं। शाइनी सरफेस नॉर्मली एक मिरर की तरह बिहेव करता है, पर ज़रूरी नहीं कि वो कोई मिरर हो, ठीक है। कोई भी शाइनी सरफेस हो सकता है, स्टील का सरफेस हो सकता है, किसी दूसरे मेटल का हो सकता है, या फिर ग्लास सरफेस हो सकता है। तो ऐसी रे ऑफ लाइट जो बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई डल सरफेस भी है, ठीक है, अगर कोई डल सरफेस है, कोई वॉल है या फिर कोई न्यूज़पेपर है, तो क्लास 8th स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि किसी न्यूज़ सरफेस से या फिर किसी डल सरफेस से एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। उस रिफ्लेक्शन का हमने एक अलग नाम दिया था, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो वो 8th लेवल की बातें थी, ठीक है। इनफैक्ट रिफ्लेक्शन का बेसिक हमने 8th में पढ़ ही लिया था, है ना। तो क्लास 10th में अब हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अगर आपको 8th का याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं जो समझा रहा हूँ तो आप उसको गौर से सुने, ठीक है। कोई मिरर है, ये एक प्लेन मिरर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आपको आती हुई दिखाई दे रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, जो हमने डिफाइन किया था कि लाइट रे बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, तो वही यहाँ पे हो रहा है। इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और उसी मीडियम में, ये सेम मीडियम है। ये मिरर है, मिरर के इस तरफ कोई दूसरा मीडियम हो सकता है, ठीक है। सामने जो भी मीडियम है, अगर ये मीडियम वाटर है, मिरर वाटर में भी तो हो सकता है ना, ठीक है, या फिर ये मीडियम एयर है, तो जो इंसिडेंट रे है वो उसी मीडियम में क्या कर रही है? वापस जा रही है। ये एक बॉल के जैसा है। मान लो आपके हाथ में एक बॉल है और आप उसको क्या करते हो? ग्राउंड पे उसको हिट करते हो, तो वो कुछ इसी तरह से रिफ्लेक्ट बैक होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। नॉर्मल क्या रहेगा? इस प्लेन सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। अब ध्यान रखें कि मिरर अभी हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो नॉर्मल ऐसा है, ठीक है। अगर मैं मिरर को कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं, अभी मेरा मिरर ऐसा हो गया, अब सपोज इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो इस केस में नॉर्मल क्या होगा? जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये मिरर का सरफेस और ये क्या रहेगा हमारा? नॉर्मल। तो नॉर्मल को ड्रॉ करना हम अच्छी तरह सीखेंगे, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? स्मॉल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो मिरर के साथ इंसिडेंट रे एक एंगल बना रही है, इसे हम ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका नाम है, ये इस एंगल का नाम है, ठीक है। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में एक एंगल है, ये भी क्या रहेगा हमारा? ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वैसे हम थियरी में या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इन एंगल्स को हार्डली यूज़ करेंगे, बट आपको जानना जरूरी है क्योंकि रिफ्लेक्शन में ही ये दूसरे दो एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं, तो आपको इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन एक बहुत सिंपल फिनोमेना है, ठीक है। इसमें कुछ भी टेक्निकल या कुछ ऐसा नहीं है। अब हम इसके लॉज की बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था उसके एक तरफ क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरी तरफ क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल मिरर है तब तो बहुत इजीली आपको दिखता है, लेकिन मिरर वर्टिकल भी हो सकता है, मिरर किसी भी एंगल पे हो सकता है, ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे। आपको जहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करने को बोला जाएगा तो सबसे पहले आप नॉर्मल फाइंड करो और इंसिडेंट रे फाइंड करो, उसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, उसके बीच के एंगल को
रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ था हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो बहुत सिंपल है ये, क्लियर है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तीन यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दे रही है, एक तो इंसिडेंट रे की लाइन है, एक नॉर्मल की लाइन है और एक रिफ्लेक्टेड रे की लाइन है, ठीक है। ये तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। प्लेन का क्या मतलब है? प्लेन का मतलब है कोई भी दो डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। जैसे मान लो ये पेपर का प्लेन है, ठीक है, तो ये प्लेन हो सकता है हमने इसको XY डायमेंशन एज्यूम किया हो, ठीक है। एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से, तो वो क्या होगा हमारा Z एक्सिस। तो सपोज ये X एक्सिस है, इस पे परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से इसी प्लेन में Y एक्सिस है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस तरह से ये Z एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्लेन फॉर्म हो रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितने प्लेन फॉर्म हो रहे हैं। तो देखो ध्यान से, एक प्लेन तो XY एक्सिस के साथ फॉर्म हो रहा है, X एक्सिस और Y एक्सिस को मिलाने से एक प्लेन बन रहा है। दूसरा प्लेन XZ एक्सिस, एक हाइपोथेटिकली आप ड्रॉ करके सोचिए इस तरह से, एक दूसरा प्लेन जो XZ एक्सिस के साथ ऐसा वर्टिकल प्लेन। तीसरा प्लेन जो Z और Y, अगर Z ऊपर है और Y नीचे है तो आप ऐसा भी तो एक प्लेन एज्यूम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो नॉर्मली तीन तरह के प्लेन हमें 3 डायमेंशन में दिखाई देते हैं। तो ये जो तीनों रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर इंसिडेंट रे XY प्लेन में है तो नॉर्मल भी XY प्लेन का ही होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? XY प्लेन का ही होगा। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सेम प्लेन वाली बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर देखेंगे। इनफैक्ट ये सिलेबस हमारा 8th क्लास का ही था, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना अच्छा डिटेल नहीं होता, तो मैं आपको यहाँ भी समझाऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चंस यहाँ भी पूछे जा सकते हैं, 10th में भी पूछे जा सकते हैं। तो इमेज पहले फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा है। तो प्लेन मिरर में तो हम जानते हैं ये हमारा मिरर है, ये तो हमें पता है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा। तो फिलहाल हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है। तो देखो, इमेज फॉर्म करने के लिए ऑलवेज तुम्हें 2 रेज की ज़रूरत होगी। हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास 2 रेज होने चाहिए, ठीक है। एक सिंगल रे से इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 रे लिया है, एक ये वाला रे लिया और एक ये दूसरा ये वाला रे लिया, ठीक है। ये रे किस एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ, तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होके बोल देंगे सर 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, वो कहने का मतलब अलग होगा। लेकिन अगर मैं इंसिडेंट रे बोलूँ और एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूँ, तो वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है और इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। तो इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा? 0 डिग्री। सेम पाथ फॉलो करेगी लाइट, ये ऐसे इंसिडेंट होगा और इसी पाथ को फॉलो करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो मिरर के पीछे तो गया नहीं, वैसे भी नहीं जाता, कोई रे मिरर से रिफ्लेक्ट ही होता है। लेकिन अगर आप डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएं, मैं इस डॉटेड लाइन का मतलब समझाऊंगा अभी आगे, जब मैं वर्चुअल इमेज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं इस डॉटेड लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने वैसे ही डॉटेड लाइन पीछे बढ़ा दिया। अभी ये पॉइंट मिला नहीं इमेज का, अपने डॉटेड लाइन को ऐसे पीछे बढ़ा दिया, ठीक है। अब कोई भी दूसरी रे ले लो, मैंने ऊपर ली है, कोई ज़रूरी नहीं आप नीचे ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि जब आप इस रे को ड्रॉ कर रहे हो तो ये तो आपका इंसिडेंट रे हो गया है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब हमें ज़रूरत है नॉर्मल की, ठीक है, तभी तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बता पाएंगे। तो देखिए ये मिरर का प्लेन है, तो नॉर्मल क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो गया? ये वाला, ये हमारा क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, तो रेज क्या होगी? ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये रे अगर इस तरह से इंसिडेंट होती है तो नीचे क्यों नहीं आ जाती? बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है कि अगर रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो नीचे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लॉ से आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना है,
ठीक है। तो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और दोनों तरफ, नॉर्मल के दोनों तरफ होंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल के दोनों तरफ होंगे, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब जो ये रे रिफ्लेक्ट होके जा रहा था, इसको भी आप क्या करोगे, डॉटेड लाइन से मिरर के पीछे बढ़ाओगे। 2 रे हमने लिया था, हमारा काम बन गया। अगर हम चाहें तो 2 से ज़्यादा रे ले सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, बस वैसे ही मस्ती के लिए आपको मैं बताऊंगा कि 2 से ज़्यादा रे कितने भी रे ले सकते हैं। देखो एक रे मैंने ऐसे लिया, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करो, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा होगा, ये दोनों एंगल फिर से इक्वल, तो ये देखिए आप इसको पीछे बढ़ाओ, ये भी इसी पॉइंट पे मिलेगा। आप मिलियंस ऑफ रे ले लो, ठीक है, और सारी रेज पीछे जाके इमेज वाले पॉइंट पे ही मिलती है। तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आपसे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ करने को बोला जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। किसी को भी आप सिखा सकते हो इस तरह से। अब मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करूंगा। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया था इमेज फॉर्मेशन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है इमेज फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक नया टर्म यूज कर रहे हैं, एक्सटेंडेड। तो इस बात का क्या मतलब है, एक्सटेंडेड का मतलब है जिस इमेज की कुछ हाइट हो, कुछ विड्थ हो, मतलब पॉइंट ना हो। अभी इसमें विड्थ तो नहीं दिखाई दे रही, कुछ हाइट दिखाई दे रही है, कुछ डायमेंशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पॉइंट के अलावा जो भी इमेज है जिसका कुछ साइज हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो 10th क्लास की स्टडी हमारी लाइट के चैप्टर की वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम किया जाएगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। फंडा बिल्कुल क्लियर है, वही काम हम करने वाले, रेज ड्रॉ करने वाले। तो क्वेश्चन है कि ये तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, जब पॉइंट था तब तो क्लियर था कि उस पॉइंट से रेज निकालो। ऑब्जेक्ट में कहाँ से निकालें, तो देखो फिलहाल तो मैं ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से रेज ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेज केवल यहाँ से आएगी, रेज इसके नीचे वाले पॉइंट से भी आएगी, उसके नीचे वाले पॉइंट से भी आएगी। इनफैक्ट इस ऑब्जेक्ट में मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से रेज निकलेंगी, ठीक है, हर पॉइंट से रेज निकलेंगी और इमेज का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऑब्जेक्ट से रेज यहाँ से एक्सटेंड करी है। ये एक रे मैंने लिया, किस एंगल पे है, अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इस डिस्कशन से आपको पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, 0 डिग्री। तो जो रे जा रही है वो उसी तरह से वापस आ जाएंगी, ठीक है। अब आप डॉटेड लाइन से इसको पीछे बढ़ा लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट में हमने देखा था ना, कुछ इसी तरह का फंडा हमने यूज़ किया था, ठीक है। अब एक दूसरा रे, वैसे तो मैं कोई सा भी रे ले सकता हूँ, रे मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक जेन्युइन पॉइंट लूँगा जहाँ से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दिखाना थोड़ा इजी रहे। मैंने रे इस जॉइंट पे ले लिया जो हॉरिजॉन्टल को मिरर से डिवाइड करता है, उस जॉइंट पे मैंने रे को इंसिडेंट किया। तो ये क्या बन गया मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल है यही नॉर्मल है। देखो गौर से, मिरर पे यही नॉर्मल है ना, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर से डॉटेड लाइन को पीछे बढ़ाओ, इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे इस ऑब्जेक्ट के टॉप का इमेज दे देगा। ये जो टॉप पॉइंट है ये इसका इमेज ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से जब आप नीचे वाले पॉइंट का करोगे तो ये इस पॉइंट का इमेज आ जाएगा, उससे नीचे वाले करोगे तो इस पॉइंट का इमेज आ जाएगा। तो फाइनली ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज के फॉर्म में सेम डिस्टेंस पे दिखेगा, ठीक है। ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है। अगर आपको ज्योमेट्री आती है तो ये देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्री पता है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल भी सेम होगा। आई और आर तो सेम ही होते हैं ना, तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये दो एंगल सेम है, ठीक है। और जो हाइट है ये हाइट भी सेम है, क्योंकि ये देखो पैरेलल लाइन जा रही है, ये इसके पैरेलल लाइन जा रही है, तो हाइट तो सेम ही आएगी ना। तो हाइट भी क्या आ गई, सेम आ गई। प्लस ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो RHS से हो रहा है कुछ ऐसा, दोनों का सेपरेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। क्लियर है, इसी बारे में तो हम तब से बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, हम सब ने ऑब्जर्व किया है, होगा ऑब्जर्व कि
ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्टेंस होता है मिरर से, इमेज का भी क्या होता है, सेम ही डिस्टेंस होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है साइज ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो दोनों का साइज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही साइज क्या रहेगा, इमेज का भी रहेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ये शायद आपने 8th में एक पॉइंट पढ़ा हो। अगर सपोज ऑब्जेक्ट मेरा कुछ इस तरह का, ये मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का P लिखा है, ठीक है, तो इमेज कैसा आएगा, कुछ इस तरह का, मतलब इमेज सेम ऑर्डर में नहीं आएगा, ऐसे P नहीं आएगा, कुछ इस तरह से। तो इस इन्वर्जन को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। 8th क्लास में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड राइज करो तो मिरर में आपका राइट हैंड राइज होता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, लैटरल इन्वर्जन का। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल है। आप गौर से देखिए, जो हमने इमेज फॉर्म किया वो एक्चुअल रेज से फॉर्म नहीं हो रही, वो वर्चुअल डॉटेड लाइन से फॉर्म हो रही है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्चुअल और रियल इमेज के बीच के डिफरेंस को देखेंगे तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा समझ सकते हैं कि जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो एक्चुअल रेज से नहीं हो रही, ठीक है। वो रेज वर्चुअली पीछे जाके डॉटेड लाइन पीछे जा रही है और फिर एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रही है। और इरेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जैसा ऑर्डर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट किस तरह का है, जो एरो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसा ही है ना, तो इमेज का ऑर्डर भी सेम रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं। मतलब सेम ऑर्डर में, ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम ऑर्डर में होना, इसे हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। तो हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी इमेज के फॉर्मेशन की, ठीक है। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।